अच्छा जी, हमने आज करना है कॉल्ज इलेक्ट्रोलिसिस और वी से इट इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ डाइकार्बोक्सिलिक। डाइकार्बोक्सिलिक इस वजह से लिख रही हूँ क्योंकि एल्केन्स के केस में हमने यहाँ पे मोनोकार्बोक्सिलिक लिखा था, ठीक है। वहां पे हम कर कॉल्ज इलेक्ट्रोलिसिस ही रहे थे, इसको हमने अब भी कॉल्ज इलेक्ट्रोलिसिस ही कहना है। लेकिन जब आप उसके स्टार्टिंग पॉइंट को देखोगे ना, तो वहां पर स्टार्टिंग पॉइंट कुछ इस तरह की चीज थी। ओके, ठीक है। जो आज का है, इसमें आपके पास डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है। और डाइकार्बोक्सिलिक एसिड कैसे बनता है? सपोज यू हैव ये सॉल्ट है, ये हो गया डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। अब यहाँ पर आप हाइड्रोजन्स पूरे कर लो। एक चीज का ध्यान रखना है, दिस सिंगल बॉन्ड जो आपको यहाँ नजर आ रहा है, ये सिर्फ कार्बोक्सिल के साथ वाले कार्बन के दरमियान में होगा। मतलब अगर आपके पास कार्बन ऐड होने हैं ना, तो वो इन H2s की जगह पे होंगे। मैं इनको रेड मार्क कर रही हूँ, इन H2s की जगह पे। आपको पता है कि हाइड्रोजन को रिमूव करके CH2 कैसे लगता है, ठीक है। लेकिन इस बॉन्ड को शिफ्ट नहीं करते जाना, ये मैं एक एग्जांपल से क्लैरिफाई भी कर दूंगी, लेकिन ध्यान रखना है कार्बोक्सिल के साथ वाले कार्बन पे सिंगल बॉन्ड आना है, ठीक है। अच्छा जी, स्टार्ट करते हैं। आयनाइजेशन होगी इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 आ जाएगा, C डबल O नेगेटिव, लास्ट टाइम भी ऐसे ही था ना, और 2Na पॉजिटिव बन जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास जो नेगेटिव चार्ज स्पीशीज होती हैं वो एनोड पे जाती हैं, सो वी राइट एट एनोड एनोड पे क्या कर रहे हैं, स्पीशी थी हमारे पास CH2 C CH2 COO नेगेटिव, ठीक है। ये अपने इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगा और क्या बन जाएगा, CH2 ऐसे रहेगा, CH2 ऐसे रहेगा, COO रेडिकल, यानी ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन्स लूज कर रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, उसमें हमने क्या किया था जब हम कॉल्ज इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे थे एल्केन्स के केस में, जब रेडिकल बन गया था, तो उसके बाद हमने कहा था 2 कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएंगे और इसके ऊपर रेडिकल साइन आ जाएगा, +2CO2। ये देखें, ठीक। यहां तक बात समझ आ गई होगी। अब उसके बाद क्या होगा, जो ये वाले रेडिकल्स हैं, CH2 रेडिकल और CH2 पे जो एक रेडिकल साइन है, ये दोनों डबल बॉन्ड बना लेंगे। तो आपके पास जो प्रोडक्ट आ जाएगी दैट वुड बी समथिंग लाइक दिस, जिसको आप कहते हो इथीन। यहां तक सारा कुछ समझ आता होगा, ठीक है। एनोड पे किस तरह से रिएक्शंस हुए हैं। अब मैं बना रही हूँ एट कैथोड। कैथोड पे क्या जाता है, कैथोड पे होता क्या एक्चुअली, रिडक्शन, ठीक है। तो वाटर मॉलिक्यूल्स जाएंगे, जो इलेक्ट्रॉन्स एसिटेटाइन्स ने रिलीज किए थे, वो एसिटेटाइन्स ये टेकअप करेंगे, हाइड्रोक्साइल आयन बनेगा प्लस हाइड्रोजन, ठीक। उसके बाद जो 2 सोडियम पॉजिटिव आयंस बने थे, वो हाइड्रोक्सिल के साथ रिएक्ट करेंगे और क्या बना देंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये देख लीजिए, फिर से क्लियर कर रही हूँ, एक कलर पेन यूज कर रही हूँ, ठीक है। देखते जाओ, आपके पास जो मेन चीज है ना, वो ये वाला बॉन्ड है। इस पूरी चीज ने एलिमिनेट होना है और इस बॉन्ड ने डबल होना है, जिसको मैं इस टाइम सर्कल कर रही हूँ, ठीक है। सबसे पहले पॉजिटिव स्पीशीज अलहदा हो जाएंगी यहाँ पर। उसके बाद जो आपके पास पूरा एनाइन है,
ये पूरा एनाइन जाएगा एनोड पे। एनोड पे क्या चीज होती है? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन मींस लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगा, ये 2 रेडिकल आ गए ऑक्सीजन के ऊपर, ठीक है। उसके बाद ये पूरे के पूरे 2 ग्रुप्स निकल जाएंगे, कंबाइंड नहीं, सेपरेटली, मतलब 2 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स इंडिपेंडेंटली अलग हो रहे हैं। उसके बाद आपके पास जो रेडिकल्स थे वो कार्बन पे आ गए, यानी जो कार्बन डाइऑक्साइड निकला है वो अपने इलेक्ट्रॉन साथ लेके एज इंडिपेंडेंट मॉलिक्यूल निकला है। तो जो दोनों कार्बन के पास एक एक इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है वो दोनों ओवरलैप करेंगे और पाई बॉन्ड बना लेंगे। सेम उसी तरह जिस तरह हम हिब्रिडाइजेशन में पढ़ते होते थे कि जो अनहिब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स हैं वो परपेंडिकुलर लाई करते हैं और उसके बाद वो ओवरलैप करते हैं, ठीक। उसके बाद आपके पास आगे कैथोड। कैथोड पे क्या जाना था? कैटाइंस। कैथोड पे होती क्या है? रिडक्शन। वाटर मॉलिक्यूल्स ने इलेक्ट्रॉन्स टेकअप किए, हाइड्रोक्सिल आयन और हाइड्रोजन बनी। सोडियम जो पहले से आयनाइज हुआ था वो हाइड्रोक्सिल से रिएक्ट करेगा और सोडियम हाइड्रोक्साइड बना देगा। अच्छा, अब मैंने इस पूरे को एक पेज पे इस वजह से किया है कि अगर सपोज बातें फिर से वही वाली हैं इसमें भी कि ये सिमेट्रिकल बनाएंगे। सिमेट्रिकल एल्कीन्स का क्या मतलब है? इवन नंबर्ड, ठीक है, यानी 2 4 6 8, इससे आगे पीछे नहीं होना। एक और चीज है कि ये ज्यादातर ना सेंट्रल वो बनाते हैं डबल बॉन्ड। सेंट्रल डबल बॉन्ड का क्या मतलब है? ये इस तरह की चीज बनाएंगे, फॉर एग्जांपल 2 ब्यूटीन इजीली बनाते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल 3 हेक्सीन, ये इजीली बनाते हैं। दूसरे बन जाते हैं लेकिन आपकी लेवल पे ना इस तरह के कोई क्वेश्चंस आते नहीं है कि सपोज प्रिपेयर 1 ब्यूटीन फ्रॉम कॉल्ब्स इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है। 2 ब्यूटीन बन सकता है, 3 हेक्सीन बन सकता है। अब मैं 2 ब्यूटीन बनाना बताने लगी हूँ कि वो कैसे बनेगा। आपने देखा है कि जो कार्बन के दरमियान में सिंगल बॉन्ड है डाई कार्बोक्सिलिक एसिड में, उसके दोनों टर्मिनल्स पे यानी दोनों लेफ्ट पे 2 हाइड्रोजन बने हुए हैं। तो यानी अगर आप एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दो एक मिथाइल ग्रुप से, 4 कार्बन हो जाएंगे ना फिर दोनों तरफ। अभी सिर्फ इन इसको मैं थोड़ा सा कोई और कलर यूज करके सिर्फ बताने की कोशिश ये कर रही हूँ कि जो एल्काइन बना रहा है ना वो ये वाला बॉक्स बना रहा है, मतलब जितने कार्बन इसमें हैं एल्काइन उससे बन रहा है। ऐसे ही है, अगर मुझे एल्काइंस कोई भी और एल्कीन बनाना है और उसके अंदर बॉन्ड्स नंबर ऑफ कार्बन्स डबल करने हैं। अभी मैंने इथीन बनाना था तो मेरे पास 2 कार्बन्स थे, अब मुझे अगर ब्यूटीन बनाना है तो इसका मतलब है मुझे यहाँ पे 4 कार्बन चाहिए कार्बोक्सिल के साइड पे। स्टार्ट कर रही हूँ प्रिपरेशन ऑफ 2 ब्यूटीन, ठीक है। होगा कैसे? सबसे पहले हम इसके जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो डिसाइड कर लेते हैं, उसके बाद फिर चीजें आगे लेके चलते हैं। डायकार्बोक्सिल का मतलब है ये तो ऐसे ही रहेगा क्योंकि इस तो पूरे इन दोनों पूरे ग्रुप्स ने एलिमिनेट हो जाना है, ठीक है। देन वी हैव दिस ग्रुप जो हमने कहा था ठीक है, ये सिंगल बॉन्ड है, इसको डबल मत समझिएगा, ठीक है। हमने कहा था कि ये चीज चीज पूरी की पूरी ऐसे ही रहेगी, ये सिंगल बॉन्ड इसी जगह पे रहना है, इसने कहीं नहीं जाना। अब इसके लेफ्ट साइड पे 2 हाइड्रोजन थे लास्ट टाइम 4 बॉन्ड्स पूरे करने के लिए, लेकिन अब क्या होगा? एक हाइड्रोजन इसके पास होगा, एक हाइड्रोजन इसके पास होगा, लेकिन टर्मिनल्स पे आ जाएंगे मिथाइल ग्रुप्स, ठीक है। 4 कार्बन पूरे हो गए, मतलब आगे हम आयनाइज कर सकते हैं। इसको आयनाइज करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, आयनाइजेशन ऊपर लिख लेना। सो वी हैव CH CH3 CH CH3 COO negative COO negative plus 2Na पॉजिटिव, ठीक। यहां तक तो कोई इशू नहीं है बेटा। अटेंडेंस आप लोग आते साथ मुझे सेंड करते हो बार बार, मतलब आपका पूरा ध्यान मैसेजेस की तरफ है। खैर, एट ए नोड क्या होगा? ऑक्सीडेशन, साथ साथ करते जाइएगा। एट ए नोड का मतलब है कि यू हैव CH3, ये बॉन्ड नहीं है, CH COO नेगेटिव CH COO नेगेटिव एंड CH3। अच्छा, मैं इस टाइम पे इस तरह से बोल रही हूँ क्योंकि मैं ये एज्यूम कर रही हूँ कि जो लास्ट हमने अभी पिछला रिएक्शन किया है
इथीन वाले केस में वो आपको एग्जैक्टली समझ आ गया, तो मुझे दोबारा से रिपीट करने की ये जरूरत नहीं है कि एनोड पे ऑक्सीडेशन होती है, इलेक्ट्रॉन्स लूज होते हैं वगैरह वगैरह। हाइड्रोजन की जगह पे मिथाइल आ गया था, CH यहाँ पे आ गया, COO रेडिकल। आप लोग समझने के लिए इसको R से भी रिप्लेस कर सकते हो, जिसको हम मिथाइल लेके चल रहे हैं। चीजें क्लियर ही रहेंगी आपको इंशाल्लाह। अच्छा, अब मैं एरोज लगा नहीं, मैं एरोज लगा के मैं आगे चल रही हूँ। यहां से आपके पास क्या चीज आ जाएगी, CH3 CH रेडिकल, CH रेडिकल, CH3, और साथ क्या निकल जाएगा, 2 कार्बन डाइऑक्साइड। जब ये रेडिकल रेडिकल आपस में ओवरलैप करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह की चीज बन जाएगी। ये बात समझ आती है? कंजेक्टिव ही थे ना, ठीक है। क्या बना, नंबरिंग कर लो, 1 2 3 एंड 4, सो वी हैव 2 ब्यूटीन। ठीक है, जो कैथोड पे रिएक्शंस होने हैं लिख देती हूँ, वरना मैंने लिखने नहीं थे, लेकिन चलो खैर। कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन। रिडक्शन का मतलब है कि जो वाटर मॉलिक्यूल्स थे वो इलेक्ट्रॉन्स टेकअप करेंगे और हाइड्रोक्सल आइंस बनाएंगे, और हाइड्रोक्सल आइंस के साथ बन जाएगा हाइड्रोजन। और इसके अलावा ये हाइड्रोक्सल आइंस सोडियम के साथ रिएक्ट करेंगे और साथ में बन जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड। फसीहा, अगर आप ज्वाइन कर गए हो तो अपनी अटेंडेंस सेंड कर दो, क्योंकि आप काफी कम कम आती हैं, तो मुझे आपको स्पेशली कहना पड़ रहा है कि अपनी अटेंडेंस सेंड कर दीजिएगा। अच्छा जी, द लास्ट मेथड इज पार्शियल हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्काइंस। देखो, आपने पहले भी ये चीज की थी एल्केन्स के केस में, लेकिन एल्केन्स के केस में जब हम एल्केन्स प्रिपेयर कर रहे थे हमने एल्कीन्स की हाइड्रोजनेशन की थी। हमने एक मतलब डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट किया था। अब हमें ट्रिपल बॉन्ड को डबल में कन्वर्ट करना है, ठीक है। लेकिन इसमें एक चीज है, एल्काइन से जब एल्कीन्स में जाते हैं, हमने एक और चीज कही थी, रिस्ट्रिक्टेड डबल बॉन्ड, यानी कि हम सिस और ट्रांस बना सकते हैं। और तब मैंने एक बात कही थी कि इट डिपेंड्स अपॉन कंडीशंस एंड रिएजेंट्स कि सिस बनेगा या ट्रांस बनेगा। यहाँ पर वो चीज क्लियर होने लगी है कि कौन से रिएजेंट्स हैं या कौन से ऐसे कैटलिस्ट हैं जो सिस कंपाउंड्स देंगे, सिस एल्कीन्स, और कौन से ऐसे हैं जो ट्रांस देंगे। आपको ये एज शॉर्ट क्वेश्चन बहुत अच्छे से याद होना चाहिए, क्योंकि बाज़ औक़ात कैटलिस्ट डिफाइन करने के लिए आ जाते हैं कि कौन सा कैटलिस्ट होता है और उसका क्या काम होता है, ठीक है। कंट्रोल्ड हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्काइंस का मतलब है हाइड्रोजन गैस देंगे इक्विमोलर रेशो में विद कैटलिस्ट। अब एक कैटलिस्ट होता है जिसको हम बोलते हैं लिंडलर्स कैटलिस्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत दफा आया हुआ है और बच्चों को फिर भी याद नहीं होता। लिंडलर्स कैटलिस्ट की स्पेशलिटी ये है कि ये सिस एल्कीन्स देता है, ठीक है। और कंपोजिशन इसकी क्या होती है कि इसमें फाइनली डिवाइडेड प्लाडियम होता है, प्लाडियम पाउडर, ठीक है, जिसको बेरियम सल्फेट के ऊपर लगाया जाता है, सपोर्ट करते हैं बेरियम सल्फेट के ऊपर, ठीक है। और बेरियम सल्फेट के साथ इसकी पॉइजनिंग कह लो, या जो हमने कहा है ना कि कंट्रोल्ड हाइड्रोजनेशन है। कंट्रोल्ड का मतलब है कि हम उसमें कोई ऐसी चीज डाल रहे हैं जो कैटलिस्ट को बहुत ज्यादा ओवर एफिशिएंट नहीं कर रहा, और ये ना हो कि हमारे कंट्रोल से रिएक्शन बाहर हो जाए और ये हाइड्रोजनेशन करता हुआ सीधा आपके पास एल्केन दे दे। तो उसके लिए हम पॉइजनिंग करते हैं इसकी क्विनोलिन के साथ, ठीक है। तो ओवरऑल कैटलिस्ट क्या बनता है, प्लाडियम सपोर्टेड ऑन बेरियम सल्फेट इन द प्रेजेंस ऑफ क्विनोलिन। होता कैसे है, सपोज यू हैव सम कंपाउंड, यहाँ पे मिथाइल कंसिडर कर लें, हाइड्रोजन करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ प्लाडियम एंड बेरियम सल्फेट इन द प्रेजेंस ऑफ क्विनोलिन। तो यहाँ पर बनेगा क्या आपके पास, लें जी, यहाँ तक कोई मसला होगा तो मुझसे पूछ लीजिएगा। अच्छा, अब ये सिस है, इस चीज का आइडिया है कि ये सिस कैसे है, ये जो डिफरेंट ग्रुप्स हैं
वो सेम साइड पे हैं, ट्रांस मतलब ऑपोजिट साइड्स पे नहीं है। अबव द प्लेन और बिलो द प्लेन वाली बात सिस ट्रांस आइसोमरिज्म में समझाई थी मैंने। अच्छा, ट्रांस एल्कीन कैसे बनेगा? ट्रांस एल्कीन के लिए आपके पास कैटलिस्ट होगा सोडियम, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ ट्रांस एल्कीन, ठीक है। सोडियम इन लिक्विड एमोनिया एट -33 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। ये सारी कंडीशंस हैं। फिर से वही चीज आ जाएगी, ऐसे ही लिख लो। ये लिक्विड के लिए है, LiQ लिख रही हूँ। बेटा अब आप लोगों को बहुत ज्यादा हार्डवर्क करना पड़ेगा, क्योंकि अब फर्स्ट ईयर के मार्क्स भी इस पे बेस कर रहे हैं। तो जितने बच्चे पहले कह रहे थे ना मिस हम बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे, इंशाल्लाह तुम लोग अच्छा परफॉर्म करोगे, लेकिन इस टाइम हमारे पास एतबार करने के लिए कुछ है नहीं। परफॉर्मेंस तुम लोगों की अल्लाह मालिक थी, जब कॉलेज में कोई सेंडअप्स वगैरह भी हो रहे थे। तो थोड़ा ध्यान रखना चीजों का, और थोड़ा सीरियस ज्यादा हो जाओ अब। अच्छा जी, हमने अभी तक प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन्स में, रिपीट कर रही हूँ, मेथड्स आपको एज इट इज रट्टा नहीं मारना इसका। मतलब ये नहीं कि मैं आपसे कोई ऐसे आंसर एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि राइट अ डिटेल्ड नोट ऑन जनरल मेथड्स फॉर प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन्स, ये ऐसे नहीं होगा। आपको हर एक इंडिविजुअल जो रिएक्शन है वो एज अ होल क्वेश्चन आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपसे शॉर्ट क्वेश्चन पूछ सकती हूँ, हाउ वुड यू प्रिपेयर एल्कीन्स फ्रॉम एल्काइल हैलाइड्स, सपोज, ठीक है। ये तो शॉर्ट क्वेश्चन हो गया। फिर मैं आपसे ये भी पूछ सकती हूँ, हाउ वुड यू प्रिपेयर एल्कीन्स फ्रॉम एल्कोहल्स। उसके बाद अगर मैं लॉन्ग क्वेश्चन में जाना चाहूँ तो उसमें मैं दे सकती हूँ, हाउ नेचर ऑफ एल्कोहल अफेक्ट्स डिहाइड्रेशन टू प्रिपेयर एल्कीन्स, यानी टर्शरी सेकेंडरी और प्राइमरी वाला कंपैरिजन कि नेचर ऑफ एल्कोहल चेंज होगा तो उससे एल्कीन्स की प्रिपरेशन पे क्या फर्क पड़ेगा। सपोज मैं आपको लॉन्ग क्वेश्चन देती हूँ और लॉन्ग क्वेश्चन में कहती हूँ, प्रिपेयर एल्कीन्स थ्रू डिहाइड्रोहेलोजिनेशन एंड डिहाइड्रेशन, दो दो नंबर का एक सवाल। मतलब जो शॉर्ट क्वेश्चन पे प्रिपेयर कर रहे हो ना, वही सेम कंबाइन करके लॉन्ग में आ सकते हैं। कोई नए सिरे से कुछ नया रट्टा नहीं मारना, सिर्फ क्वेश्चंस को डील करना आना चाहिए। सवाल क्या है तो जवाब कैसे जाना है। इसमें इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई वो नहीं है कि मिस शॉर्ट क्वेश्चन अलहदा कर दें और लॉन्ग क्वेश्चन अलहदा कर दें। ऑर्गेनिक में ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है जब बच्चे ये कहते हैं मिस लॉन्ग क्वेश्चन मार्क करवा दें, क्योंकि आप 2 से 3 शॉर्ट क्वेश्चन को कंबाइन कर लो ना, बड़े आराम से लॉन्ग बन जाता है। आप कोई पास पेपर देखना, अगर मेरे मुझे नजर आया तो मैं शेयर करूंगी, आप लोगों को खुद नजर आएगा कि वो शॉर्ट क्वेश्चन को कंबाइन किया होता है अक्सर। बहुत कम होता है कि बकायदा एक होल टॉपिक आ जाए, ठीक है। अच्छा जी, हम बात कर रहे थे कि हमने अभी तक डिहाइड्रोहेलोजिनेशन किया है, डिहाइड्रेशन किया है, कैटलिस्ट और कंडीशंस लाजमी याद कीजिएगा। Dehalogenation of vicinal dihalides are caused by electrolysis and partial hydrogenation of alkynes in which we prepared cis alkenes and trans alkenes. फिजिकल प्रॉपर्टीज पे आते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज में आपको याद है हमने जब एल्केन्स के केस में किया था, वी सेड C1 to C4 आर गैसेस, लेकिन इस केस में हमारे पास फर्स्ट थ्री मेंबर्स का क्या मतलब है? एल्कीन्स में मिथीन नहीं होता, मिथेन मतलब मिथेन हम बोलते हैं 1 कार्बन को ना, तो एल्कीन्स और एल्काइंस के केस में वो तो हो नहीं सकता। सो आई वुड राइट C2 to C4, ठीक है। ये गैसेस होती हैं रूम टेम्परेचर पे। C5 to C15 ये लिक्विड्स होते हैं। उसमें हमारे पास वैक्सीज थे कंपाउंड्स, इसमें C15 टू ऑनवर्ड हमारे पास जाते हैं सॉलिड्स, ठीक है। उसके बाद नॉन पोलर है तो वाटर इनसॉल्युबल होगा, ठीक है। लेकिन अल्कोहल्स में ये सॉल्युबल होता है, अल्कोहल कम पोलर होता है एज कम्पेयर टू वाटर, तो अल्कोहल में ये सॉल्युबल होते हैं, ठीक है। देन वी हैव इसमें पोलर, ये ऑर्डरलेस नहीं होते, इनकी कैरेक्टरिस्टिक स्मेल होती है। इसके अलावा पाए बॉन्ड की वजह से इसमें स्लाइड पोलैरिटी होती है, स्लाइड पोलैरिटी की वजह से ही ये अल्कोहल्स में सॉल्युबल होता है और वाटर में इनसॉल्युबल होता है।
रिएक्टिविटी ऑफ पाई बॉन्ड, अच्छा मैंने एक दफा पिछले दिनों भी ये बात की थी कि शायद एमसीक्यू दिया था मैंने टेस्ट में कि पाई बॉन्ड ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। पाई बॉन्ड्स की रिएक्टिविटी की वजह देखते हैं। आपके पास ये कार्बन अटैच होते हैं ना ऐसे, अगर मैं हिब्रिडाइज्ड स्टेट देखूं इसकी, कुछ इस तरह की चीज होती है, ठीक है। अब इसमें जो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पाई इलेक्ट्रॉन्स है दैट इज आइदर अबव द न्यूक्लियाई, अगर इसको न्यूक्लियाई कह रहे हो, ये न्यूक्लियाई है ना, सेंट्रल कार्बन है, आइदर अबव द न्यूक्लियाई और बिलो द न्यूक्लियाई, ठीक। लाइन जॉइनिंग द टू न्यूक्लियाई की या तो इलेक्ट्रॉन्स की प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऊपर है या नीचे है। उसके बाद ये क्योंकि साइडवेज ओवरलैप है तो ये लूज होते हैं, ये फर्मली अटैच्ड नहीं होते। फर्मली अटैच्ड ना होने की वजह से दे आर अवेलेबल फॉर रिएक्शन। अवेलेबल फॉर रिएक्शन होने का क्या मतलब है कि एक तो ये इजीली ब्रेक हो जाते हैं क्योंकि हेड ऑन ओवरलैप में ना बहुत कंपैक्टनेस होती है, पाई बॉन्ड्स में उतनी कंपैक्टनेस नहीं होती, तो इनको ब्रेक करने के लिए उतनी ज्यादा एनर्जी नहीं रिक्वायर्ड होती। एक चीज तो ये, दूसरी चीज ये एक्सपोज्ड होते हैं। आपके पास जो सिग्मा बॉन्ड्स थे, अगर मैं इस तरह का लूं तो वो कुछ हेड ऑन ओवरलैप में ऐसी चीज बना रहे थे, और जो इलेक्ट्रॉन्स फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी थी वो इन न्यूक्लियाई के यहाँ पे थी अंदर, दे वर नॉट फ्रीली अवेलेबल फॉर एनी अटैक, ठीक है। लेकिन इनके केस में इलेक्ट्रोफाइल्स यानी जो इलेक्ट्रॉन लविंग कंपाउंड्स होते हैं वो बड़े आराम से अटैक कर सकते हैं, इसलिए ये इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शंस इजीली कैरी आउट कर लेते हैं। इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शंस का मतलब है इलेक्ट्रॉन लविंग रिएक्शंस, इलेक्ट्रोफाइल ने अटैक करना है, ठीक है जी। अच्छा उसके बाद रिएक्टिविटी पे आ रहे हैं, एडिशन रिएक्शंस देते हैं। एडिशन रिएक्शंस क्या होते हैं, सब्स्टिट्यूशन तो पता है कि हाइड्रोजन रिप्लेस होगा तो उसकी जगह पे कोई और कंपाउंड या कोई और ग्रुप ऑफ एटम्स आ जाएंगे। एडिशन होता है, एडिशन रिएक्शंस वो होते हैं जिसमें एडिशन ऑफ कंपाउंड हो रहा हो। एडिशन ऑफ कंपाउंड का क्या मतलब है, जो इसके एग्जिस्टिंग हाइड्रोजन्स हैं वो रिप्लेस नहीं हो रहे, नॉट रिप्लेस्ड, तो फिर वो कहां से आएगा, डबल बॉन्ड ब्रेकेज से, ठीक है। डबल बॉन्ड ब्रेक होगा और एक कंपाउंड या एक जो एटम है वो ऐड हो जाएगा। उसके बाद एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की बात करूंगी सिर्फ, और इससे आगे नहीं पढ़ाऊंगी, आज हम लेट हो गए हैं थोड़ा सा। हाइड्रोजनेशन हर जगह हम एक ही बात कहते हैं, कैटालिटिक होती है। जब हम एल्केन्स प्रिपेयर कर रहे थे तो हमने कहा था निकल एज कैटलिस्ट यूज होगा, यही कहा था, ठीक है, और वो एल्केन प्रिपेयर करेगा। होगा भी यही कि हाइड्रोजनेशन में मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन ऐड होता है टू एल्कीन इन प्रेजेंस ऑफ निकल एज कैटलिस्ट, और प्रेशर होता है 1 to 5 atm, ठीक है जी। उसके अलावा एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होते हैं, ये हीट इवॉल्व करते हैं। इसके अलावा एक और चीज है कि आपके पास अगर निकल ना हो तो और कौन कौन सी चीज यूज हो सकती थी, प्लेटिनम और प्लेडियम, ठीक। अच्छा अब यहाँ पर एक और चीज है, बाज़ औक़ात क्वेश्चन आता है व्हाट इज रेनी निकल, हालांकि ये मैट्रिक का क्वेश्चन है, मैट्रिक में भी आता रहा है, लेकिन ये इसमें फिर आ जाता है। निकल एल्यूमिनियम एलॉय होता है जो कास्टिक सोडा या सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में रिएक्ट करता है, एक्वस सॉल्यूशन होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड का, निकल अलहदा हो जाता है और निकल एल्यूमिनेट अलहदा हो जाता है, सोडियम एल्यूमिनेट सॉरी अलहदा हो जाता है। ठीक है जी, यहाँ तक तो कोई क्वेश्चन नहीं होगा। उसके बाद आपके पास जितने ऐसे डबल बॉन्ड्स होंगे ना जो चाहे एरोमेटिक हो चाहे एरोमेटिक ना हो यानी एलिफेटिक हो, जब भी निकल के प्रेजेंस में उनके अंदर हाइड्रोजन ऐड होगी तो वो आपके पास एल्केन्स देंगे। सपोज ये आ गया साइक्लोहेक्सेन, ठीक है। आपके पास अगर इथीन होगा, ये अलग रिएक्शन है, हाइड्रोजन ऐड करोगे इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, आपके पास क्या आ जाएगा CH3 CH3। और जब आप एल्केन्स की प्रिपरेशन देख रहे थे उसमें आपने कहा था इसको हम क्या कहते हैं, हाइड्रोजनेशन को कन्वर्जन ऑफ वेजिटेबल ऑयल्स इनटू घी, ठीक है। यहाँ तक कोई इशू है तो अभी पूछ लें। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हेलाइड से ऑनवर्ड, क्योंकि उसमें मार्कोनी कॉक्स रूल है, ज्यादा टाइम लगेगा, और ऑक्सीडेशन रिएक्शंस,
ये इंशाल्लाह हम कल करेंगे। अभी तक के लिए कोई मसला है तो मुझसे